बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 26 नवंबर रेंजर्स हादसा के हवाले से केस और उसमें एक बड़ी अहम जमानत हुई है और अदालत ने मुलज़म को रिहा करने का हुक्म दिया है। जिस मुलज़म पर ये इल्ज़ाम है या इल्ज़ाम था कि उसकी गाड़ी से रेंजर्स जो है वो एक्सीडेंट की वजह से रेंजर जो है वो हलाक हो गए, तो उसके हवाले से उस मुलज़म की जमानत जो है वो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की है। उसका तहरीरी ऑर्डर 3 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर आ गया है। मुलज़म पर प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, इल्ज़ाम क्या है, मुलज़म का मौक़िफ़ क्या है, अदालत क्या समझ रही है, और सबसे बड़ी बात, इस मुलज़म की जमानत के बाद क्या इस FIR में नामजद इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर को जमानतें मिल सकेंगी। इस पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि रावलपिंडी में आपने पिछले दिनों जो है वो सुना होगा, हमने बात भी की उस पे कि रावलपिंडी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें जमानतें आई थी ATC से, उन्होंने रिमांड बैक की। उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है और उसमें मैं ये समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर PTI के वर्कर्स जो वो अभी भी उनको जेलों में ही रहना पड़ेगा। उसके पीछे वजूहात हैं, कुछ में कोई प्लानिंग जो PTI के वकला की जानिब से, या उसमें कुछ ना कुछ चीज ऐसी रह गई है जिसकी वजह से उनको शायद जो है वो जेल में ज्यादा वक्त गुजारना पड़े। इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे कि कितने मुल्ज़मान अभी भी जेल में हैं, कितनों की जमानतें थी और कहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ हुआ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये रेंजर्स के हवाले से केस है जिसमें मुलज़म है हाशिम अब्बासी, मोहम्मद हाशिम अब्बासी। ये मुलज़िम है इस केस में जो उस दिन उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद तकरीबन जो है वो उस रोज को गिरफ्तार किया गया या उसके कुछ दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से ऐसी रिकॉर्ड पे काफी दिनों के बाद ये चीज आई। मतलब इस केस में एक वाकया हुआ, उस वाकये के हवाले से खबरें चली, FIR दर्ज हुई इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और PTI की लीडरशिप पर, और उसके बाद इस केस में एक मुलज़म जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया। अब एग्जैक्टली डेट इसमें नहीं लिखी हुई कि किस दिन उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी शिनाख्त परेड हुई। शिनाख्त परेड में मुलज़म जो है वो शिनाख्त किया जो गवाह थे उन्होंने। इस जो जमानत की दरख्वास्त पर फैसला लिखा है जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है, उनकी जानिब से ये फैसला जो है लिखा गया है। इस केस में 3 सफ़ात का ये ऑर्डर है। इसमें अदालत ये लिखती है कि जो हाशिम अब्बासी है उनका केस हमारे सामने है, हमारे सामने था, और इसमें जो मुलज़म के वकील हैं इलियास सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलज़म को इस केस में गलत तरीके से मुलव्वस किया गया है और ये कहा गया कि मुलज़म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये जो केस है ये मन घड़त एक केस बनाया गया है और मौजूदा केस में मुलज़म को जेल के अंदर जब रखा गया है और ये फर्दर इंक्वायरी, मतलब मजीद इंक्वायरी का केस है, इसलिए मुलज़म की जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त है उसको मंजूर किया जाए। पैराग्राफ नंबर 3 में जो प्रोसिक्यूटर हैं उसके हवाले से अदालत ने लिखा है कि प्रोसिक्यूटर ने ये जो जमानत की दरखास्त थी उसकी मुखालफत की और ये कहा कि ये जो घिनौना जुर्म हुआ है इसमें ये मुलज़म जो है वो मुलव्विस है और इसमें 3 रेंजर्स के ऑफिशियल्स जो है वो जो एक एक्ट जो है वो इसमें एक्सीडेंट का नहीं लिखा गया, इसमें एक्ट का लिखा गया है कि जो इसमें एक्ट लिखा गया है कि जो मुलज़म के साथ एट्रीब्यूट किया गया है, इसमें एक्सीडेंट जो है वो नहीं लिखा गया। और ये कहा गया है जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से, और अदालत ने इसमें रिप्रोड्यूस किया है और ये कहा है कि 3 रेंजर्स ऑफिशियल्स की जो हलाकत है वो इस मुलज़म के साथ मंसूब उस एक्ट की वजह से हुई। उसके बाद आगे चलकर जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत ये लिखती है कि काफ़ी मवाद इस मुलज़म के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, इसलिए इस मुलज़म की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर ना की जाए। और ये भी कहा गया है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो हुई थी, आइडेंटिफिकेशन वो उसमें ये कहा गया है कि जो शनाख्त है वो विटनेसेस, मतलब एक से ज्यादा गवाहों ने इसकी जो आइडेंटिफिकेशन की थी वो दुरुस्त की थी, इसलिए इस मुलज़म को जमानत पर रिहा ना किया जाए। ये प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ लिखा गया है। उसके बाद आगे चलकर अदालत इस केस में ये कहती है कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है, ये आर्जी तौर पर अदालत ये असेस कर रही है
اور یہ کہتی ہے کہ اس ایف آئی آر میں یہ ملزم نامزد نہیں ہے، اور اس جو پٹیشنر ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پر جو انویسٹیگیشن تھی جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں بھیجا گیا، اور عدالت یہ لکھتی ہے کہ بادی النظر میں یہ کیس جو ہے وہ مزید انکوائری کا کیس ہے، اور یہ تب ہی ڈٹرمن ہو سکے گا، طے ہو سکے گا جب اس کیس میں باقاعدہ طور پر شواہد جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے۔ اس کے بعد عدالت دیکھتی ہے کہ جو پراسیکیوشن ہے وہ یہ جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ ملزم اگر رہا ہو گیا تو یہ جو شرائط ہوتی ہیں ضمانت کی ان کو جو وہ ان پر عمل نہیں کرے گا، اور عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ یہاں پہ ایسا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے یا جو کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہے، تحقیقات ہے، یا کیس جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے ملزم اس میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے گا یا اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرے گا۔ ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ ملزم جب جیل سے باہر آ جائے گا ضمانت پر تو اس قسم کے معاملات کرے گا۔ اس لیے اور عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں، مطلب ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، ان کی جانب سے مختلف ججمنٹس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ملزم کو سزا کے طور پر جو ہے وہ اس کی جو ضمانت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یا مسترد نہیں کی جا سکتی کہ اس کو سزا دی جائے، اگرچہ وہ سزا تب ہونی ہے جب اس کے خلاف ایویڈنس، شواہد جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے گا، جائزہ لے گی ٹرائل کورٹ، اور ٹرائل کے بعد ہی اس کی سزا ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ اس لیے ضمانت کی سٹیج پر ضمانت مسترد نہیں کی جا سکتی۔ یہ عدالتی نظیریں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس موجود ہیں۔ اس میں عدالت کی جانب سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک کیس ہے منظور اور باقی جو کچھ ملزمان ہیں ان کا اسٹیٹ کے خلاف، یہ اس کا حوالہ جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے کہ اس میں بنیادی پوائنٹ عدالت کا یہی ہے کہ ضمانت کو جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا یا مسترد نہیں کی جا سکتی۔ اس میں عدالت آخر میں لکھتی ہے کہ جو 7واں پیراگراف ہے کہ ان حالات میں عدالت ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ منظور کرتی ہے، اور ہاشم علی عباسی کو 50,000 روپے مچلقوں کے عوض عدالت ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد جو پیراگراف 8 ہے یہ بنیادی طور پر عمران خان، بشرا بی بی، پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ جو اس تھانہ رمنہ کی ایف آئی آر میں نامزد ہے اس کے حوالے سے یہ پیراگراف نمبر 8 ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو کچھ آبزرویشنز ہم نے اس آرڈر میں دی ہیں یہ جو ہے وہ ٹینٹیٹیو نیچر کی ہیں، مطلب عارضی یہ آبزرویشنز ہیں، اور ان آبزرویشن کا صرف اس پوسٹ اریسٹ بیل مطلب اس کیس کے ساتھ تعلق ہے، کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور عدالت یہ لکھتی ہے کہ یہ آبزرویشنز ٹینٹیٹیو نیچر کی ہیں، اور یہ کسی اور کو اکیوز مطلب شریک ملزم کی جو ضمانت کی درخواست جب آئے گی تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہوگی، اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ صرف اس کیس کی حد تک ہے، ان آبزرویشنز کا مطلب عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ اس ضمانت کی درخواست منظوری کی بنیاد پر باقی ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا اس کے ساتھ اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اسی کیس کی حد تک ہے۔ یہ 26 نومبر کا آپ کو پتہ ہے واقعہ ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اور بڑے پیمانے پر جو حکومتی جو وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، وہ بھی جو رینجرز ہیں ان کے جنازے میں بھی گئے تھے، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ تب سے لے کر اب تک چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے کافی لوگ جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں، اور پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ یہی ملزم ہے جس پوسٹ اریسٹ بیل جس نے کروائی ہے، جس کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس میں کہیں پہ بھی ایکسیڈنٹ کا ذکر موجود نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایکٹ جو ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ صرف ایکٹ، عدالت کہتی ہے کہ اس ایکٹ کا حوالہ جو ہے اس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، یہ دیکھیں گے کہ اسی بنیاد پر کیا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو ضمانتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ آگے بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو راول پنڈی میں گرفتار ہوئے تھے 26 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں ملزمان جو ورکرز تھے پی ٹی آئی کے،
उनकी तादाद बड़ी 600-700 बताई गई, और उसके बाद उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट से कुछ की जमानतें हो गई और कुछ की 600-700 की बताया जाता है कि जमानतें नहीं हुई थी। फिर उन जमानतों में से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये मामला गया और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रिमांड बैक कर दिया। अब खबर ये बताती है कि जो हमने खोज लगाने की कोशिश की कि इन 600-700 में से 73 जो है वो पिंडी के केसेस में और 14 मतलब 14 जो है वो अटक के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच गए थे, वहां से रिमांड बैक हुआ ये मामला, और उनमें से भी कुछ की जमानतें हो गई हैं और कुछ की जमानतें नहीं हुई। अब अगला सवाल ये है कि अगर 600-700 थे तो बाकी क्यों नहीं गए? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब यकीनी तौर पर पीटीआई के वकला या इन मुलजमान के या वर्कर पीटीआई के वर्कर्स के वकला को पता होगा कि ये सारे लोग लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच क्यों नहीं गए थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अपने ऑर्डर में ये कहा था कि जो लोग हमारे सामने पिटिशनर आए हैं वो उनकी हद तक हम रिमांड कर रहे हैं और एटीसी दोबारा सुने। तो एटीसी में जाकर ये बात हुई कि तमाम जो 600-700 केसेस हैं तमाम को दोबारा सुना जाए, लेकिन अदालत ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट में गए थे उन्हीं की दोबारा हमने सुननी है, बाकियों की नहीं सुनी जा सकती। ये एक फॉर्मेलिटी थी जो पूरी करना जरूरी था पिंडी बेंच में जाकर, लेकिन शायद जो पूरी नहीं की गई, और इसी वजह से इनको अब बिहाइंड द बार रहना पड़ेगा। पीटीआई के इन वर्कर्स को मजीद जो वो और इनकी जमानतें अब जो वो दोबारा से पहले, क्योंकि एटीसी अदालत से जिनकी जमानतें मुस्तरद हो चुकी हैं वो बेशक एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही, लेकिन उनको लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच हर सूरत में जाना होगा और वहां पे इनको जमानतें दायर करनी होंगी, और जमानतें दायर होने के बाद बेशक रिमांड बैक का ऑर्डर हो या अदालत खुद ऑर्डर कर दे हाई कोर्ट कि उनकी जमानतें होने, क्योंकि जमानतें तो होनी है। फिर एक और मामला भी है कि ये मुलजमान जो है इनकी एक एफआईआर में ये नामजद हुए थे, फिर बाद में इनको बहुत सारी और एफआईआर में भी रखा गया। इनकी जमानतें एक एफआईआर में हो रही हैं, बाकी एफआईआर में अभी भी मौजूद हैं। तो ये एक अलग से एस्पेक्ट है कि इनमें से बहुत कम हैं जो रिहा हो सकेंगे, क्योंकि बाकी एफआईआर में भी इनको रखा गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग और गैर मामूली सूरत हाल जो हमारे सामने आई है कि पीटीआई के वर्कर्स 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में जो गिरफ्तार हुए थे उनको मजीद जेलों में रहना पड़ेगा, और इस हवाले से पीटीआई की वकला को कम से कम मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए कि उनको कब कैसे निकाला जा सकता है। रमजान है, फिर ईद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वकूए को हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2 मार्च है, तो 3 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब ये गिरफ्तार हुए हैं, और अभी तक जमानतें ना होना, ये अलग से एक सवाल तो मौजूद है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई कि इसमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।